नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात करेंगे मैरिटल रेप यानी शादी के बाद पत्नी की इजाजत के बिना पति द्वारा जबरन शारीरिक संबंध बनाना। इसे अपराध माना जाए या नहीं, इसे लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट अब आमने सामने। मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में लाने की मांग कई सालों से उठ रही है, लेकिन अब जब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है तो केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर करके ये कहा है कि मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने कहा है कि ये मुद्दा कानूनी नहीं है बल्कि सामाजिक है और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। सभी स्टेक होल्डर से चर्चा किए बिना इस पर फैसला नहीं लिया जा सकता है। मामला शादीशुदा महिलाओं की मर्जी का है और गंभीर भी है। इसके पक्ष में और खिलाफ में तरह तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। मैरिटल रेप को अपराध माना जाए या नहीं, आज आवाज अड्डा में हम इसी पर एक बड़ी, गंभीर और सारगर्भित चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में कुछ खास मेहमान शामिल हो रहे हैं, उनका परिचय मैं आपसे करा देता हूं। सबसे पहले इस मामले में एक याचिकाकर्ता और ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी मरियम धवले कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। मेन वेलफेयर ट्रस्ट के प्रेसिडेंट और याचिकाकर्ता के वकील अमित लखानी साहब इसमें शामिल हो रहे हैं। सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की डायरेक्टर रंजना कुमारी जी हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता हैं और सोशल एक्टिविस्ट दीपिका भारद्वाज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये चर्चा की जरूरत आज क्यों पड़ी? यूं पड़ी कि मामला तो चल रहा है, अलग अलग कोर्ट्स में चल रहा है और अब फाइनली वो सारे के सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं और वहां पर उनकी सुनवाई होनी है। और इसी बीच भारत सरकार ने इसमें अपना पक्ष रखा है। तो मरियम, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। भारत सरकार ने अपने पक्ष में कई दलीलें दी हैं। मसलन उन्होंने कहा है कि वो दोनों बातें कह रहे हैं। वो एक बात ये भी कह रहे हैं कि शादी से महिला की शादी हो जाने के बाद महिला की ऐसा नहीं कि सहमति की ज़रूरत नहीं होती या वो ख़त्म हो जाती है। नहीं, वो कह रहे हैं कि ये गलत चीज़ है। शादी के बाद भी महिला की सहमति का महत्व रहता है। महिला की गरिमा के साथ किसी तरह के उल्लंघन को सजा मिलनी चाहिए, ये उनका एक कहना है। दूसरी तरफ लेकिन उनका कहना है कि इसको अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता और अगर हम इसे अपराध मानेंगे तो शादी नाम की जो संस्था है उसका ताना बाना खराब होता है और जो भारत के मौजूदा कानून हैं उसमें अलग अलग तरीके से इस तरह की चीज़ से निपटने के लिए ऑलरेडी प्रावधान हैं। ये कहा है सरकार ने। क्या आप भारत सरकार के इस जवाब से या उनके इस तर्क से इत्तेफाक रखती हैं या फिर कुछ अलग? नहीं, हम इस तर्क से सहमत नहीं है, क्योंकि सरकार एक तरफ तो कह रही है कि औरत को अधिकार है कि वो मना करे, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रही है कि वो अपराध नहीं गिना जा सकता है। इसका मतलब ये है कि शादीशुदा जिंदगी के अंदर एक पति को अपनी पत्नी के ऊपर जबरदस्ती करने का जो वो मामला है, उस मामले को वो क्रिमिनल नहीं मानती है। वो मानती नहीं है कि ये दोषी है। ये कह देना कि औरत को अपनी मंजूरी देनी चाहिए, ये एक बात हो गई, लेकिन उसको गुनाह मानना ये तो जरूरी है ना फिर। लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। और बाकी के जो कानून है इस देश के अंदर, उस कानूनों में मैरिटल रेप को एक गुनाह नहीं माना गया है। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का दावा करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एक क्रिमिनल लॉ नहीं है, वो एक सिविल लॉ है। और इसकी वजह से उस तरह से सिविल लॉ के अंदर क्रिमिनल एक्टिविटी को नहीं लिया जाता है। ये जो बात है, और विवाह संस्था या परिवार को वो कह रहे हैं कि उसको उसके ऊपर आघात होगा या वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमारी महिला संगठन का तो ये दावा है कि अभी भी तो विवाह संस्था या परिवार के अंदर क्लेश तो होता है, क्योंकि ये हिंसा बनी रहती है, ये हिंसा हो रही है। इसका आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, इसको आपको देखना पड़ेगा कि ये हो रहा है। और होते हुए औरत के बाजू में औरत को न्याय देने के नजरिए से कुछ पहलकदमी करने की जरूरत है सरकार की। ये वो नहीं कर रही है, ये बात है। हिंसा हो रहा है इसलिए परिवार में क्लेश है, औरत न्याय मांग रही है इसलिए नहीं है क्लेश।
ये इस तरह से उसको उल्टा करके देखना, ये सरकार का बहुत ही गलत है। और हम लगातार जो शादीशुदा जिंदगी में बलात्कार होता है उसको गुनाह माना जाए, ये दलील को हम आगे सुप्रीम कोर्ट में भी लेके जाएंगे, लड़ेंगे उसके लिए जरूर। तो ये इस पूरे मामले का एक पक्ष है, इसका एक दूसरा पक्ष भी है। उससे पहले मैं थोड़े रेफरेंस यहां देना चाहता हूं। अभी मामला जी। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, लेकिन इससे पहले दो अलग अलग हाई कोर्ट्स में इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें आई। जैसे दिल्ली हाई कोर्ट 2022 में वहां पर जो फैसला आया उसमें दो जजों का बेंच था, जिसमें जस्टिस राजीव शक्दर थे और सी हरिशंकर थे। शक्दर साहब ने कहा कि अपवाद वाला कानून रद्द किया जाए, मतलब कानून है लेकिन वो इसे अपवाद की श्रेणी में रखता है, उसे रद्द किया जाए। लेकिन जो दूसरे जज थे उन्होंने कहा कि अपवाद असंवैधानिक नहीं है, यानी दोनों की राय इसमें बटी हुई थी। दूसरा जो कर्नाटक हाईकोर्ट वाला मामला है, वहां पर जस्टिस एन नागप्रसन्ना, उन्होंने कहा कि तथ्यों के आधार पर पति को दुष्कर्म की जो छूट है वो नहीं दी जा सकती है। यानी वो भी एक तरीके से कह रहे हैं कि ये जो अपवाद वाला मामला है ये ठीक नहीं है। इस वाले केस में एक पति की याचिका थी कर्नाटक हाईकोर्ट वाले में, जो उसने अपने पत्नी ने जब उस पर इस तरह का आरोप लगाया उसके खिलाफ वो यहां पहुंचे थे, उसमें ये जज ने कहा। और जो दिल्ली हाईकोर्ट का मैं वाकया आपको बता रहा हूं, वहां एक पत्नी पहुंची थी, उसकी याचिका थी जिस पर कोर्ट ने वो फैसला दिया। अब ये दोनों मामले भी सुप्रीम कोर्ट के अंतर है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि इसका एक दूसरा पक्ष भी है। अमित लखानी साहब उसी पक्ष को लेकर आज यहां पर हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं MWT के। लखानी साहब, इसमें भारत सरकार ने बहुत सारी अपनी दलीलें दी हैं, जिसमें से कुछ तो अभी मरियम जी से हमारी बातचीत हुई, उसमें एक और चीज आ रही है कि जो अगर इसको आप अपवाद की श्रेणी से हटा देंगे तो पत्नियां पतियों के खिलाफ इसका गलत इस्तेमाल कर सकती है। क्या सिर्फ यही एकमात्र ऐसी बात है जिसकी वजह से सोचा जा रहा है कि नहीं भाई इसको अपराध की श्रेणी से बाहर रखें या इसको अपवाद बना के रखें, या इसके कुछ दूसरे पहलू भी हैं? विपिन जी, इसके दो तीन पहलुओं पे मैं बात करना चाहूंगा। सबसे पहले तो जहां तक आपने बताया कि दुरुपयोग की बात है, तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाना चाहूंगा कि 2014 में अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का एक जजमेंट आया था, जहां पर 498A के मिसयूज को रोकने के लिए, जो इलीगल तरीके से अरेस्टिंग होती थी दहेज निरोधी कानून में, उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जब ये जजमेंट आया था कि इस कानून के दुरुपयोग को रोका जाए, उसी के इमीडिएटली बाद से ये पूरा एक कैंपेन शुरू हो गया था कि हमारे देश में मैरिटल रेप के कानून की जरूरत है। और बहुत सारी पिटीशंस दिल्ली हाई कोर्ट में उस टाइम पे दायर की गई थी। और एक इस तरह का नैरेटिव दिल्ली हाई कोर्ट में बनाया जाने की कोशिश की गई कि भारत में पतियों को एक लाइसेंस दिया गया है अपनी पत्नियों का रेप करने का, और जैसे कि हर दूसरे घर में पुरुष जो है अपनी पत्नियों का रेप कर रहे हैं, इस तरह से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। दूसरा बात यह है कि क्या स्पाउसल सेक्सुअल वायलेंस, जो कि दूसरे देशों से जब तुलना की जाती है तो दूसरे देशों में इस पूरे इशू को स्पाउसल सेक्सुअल वायलेंस या फिर पार्टनरशिप वायलेंस या इंटीमेट पार्टनर वायलेंस के अंतर्गत इसको एड्रेस किया जाता है। रेप वर्ड का इस्तेमाल ही नहीं किया जाता। क्या स्पाउसल सेक्सुअल वायलेंस होता है? जी हाँ, स्पाउसल सेक्सुअल वायलेंस एक पति के साथ भी हो सकता है, एक पत्नी के साथ भी हो सकता है। क्या अगर स्पाउसल सेक्सुअल वायलेंस हो तो पत्नी के पास क्या कोई कानून नहीं है? बिल्कुल गलत। स्पाउसल सेक्सुअल वायलेंस अगर पत्नी के साथ होता है तो हमारे जो प्रेजेंट फ्रेमवर्क है उसमें इनफ प्रोटेक्शन दी गई है, लीगल प्रोटेक्शन। एक पत्नी को वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करके प्रोटेक्शन ऑर्डर, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले सकती है, जहां पर पति को उस कमरे में, उस घर में या उस कॉलोनी में आने तक के लिए भी रोका जा सकता है। फ्री लीगल एड, फ्री मेडिकल एड, शेल्टर होम, मेंटेनेंस, ये सब प्रावधान है। उसके अलावा 498A सेक्सुअल वायलेंस हो, चाहे मेंटल क्रूअल्टी हो, चाहे फिजिकल क्रूअल्टी हो, एक पत्नी जाके 498A का केस कर सकती है, 3 साल की सजा है। 376 भी, अगर पति और पत्नी सेपरेशन में है तो पत्नी 376B में रेप का केस अपने पति के ऊपर कर सकती है। 354, आप जबरन सेक्स तो छोड़िए, जबरन कुछ टच भी करे पति, 354। और ये सारे प्रावधान हैं जो एक पत्नी को प्रोटेक्शन देते हैं, लीगल प्रोटेक्शन देते हैं। तो ये कहा जाना कि हमारे पास कोई कानून ही नहीं है, हम बहुत रिग्रेसिव हैं, तो ये बिल्कुल एक गलत नैरेटिव होगा। दूसरी बात ये कि दूसरे देशों से तुलना की जा रही है कि दूसरे देशों में ये कानून है। सवाल ये उठता है कि क्या दूसरे देशों में ये कानून इस तरह से बनाया गया है
कि रेप जो कि एक थर्ड पर्सन करे और रेप विद इन द मैरिज, क्या वो उसको एक ही तरह देखते हैं? ये भी बिल्कुल गलत है। हमने बहुत से दूसरे देशों के कानूनों को अच्छी तरह से पढ़ा समझा और हमने ये देखा कि दूसरे देशों जिनकी तुलना की जा रही है वहां पर भी रेप बाय हस्बैंड एंड रेप बाय थर्ड पर्सन को अलग तरीके से अलग पेडिस्टल पे देखा गया है और मैरिटल रेप को या स्पाउसल सेक्सुअल वायलेंस को एक ग्रेडेड ऑफेंस बना के उसको उसके अंदर कुछ राइडर्स डाले गए हैं कि कंप्लेंट 30 दिन में की जा सकती है, कंप्लेंट किसी देश में है कि विद इन 6 मंथ्स की जा सकती है, विद इन 1 ईयर की जा सकती है और जी अगर एक झूठा केस किया जाए तो उसके बहुत कड़े प्रावधान है। जबकि हमारे जो देश में 375 जो रेप के कानून है उसमें 20 साल के बाद भी यदि कोई कहे कि शादी के पहले दिन मेरा कंसेंट नहीं था तो एक केस फाइल हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ टेस्टिमनी। पति को जो है जेल हो जाएगी, उसी टाइम ही विल बी बिहाइंड बार्स, उसकी नौकरी, उसका पैसा, उसकी सेल्फ एस्टीम सब खत्म हो जाएगी। आपने देखा किस तरीके से मीडिया ट्रायल्स शुरू हो जाते हैं। उसके बाद अगर ये आ भी जाता है कि जी पति जो है वो निर्दोष था, ही विल हैव लॉस्ट एवरीथिंग। और ये जो कानून अगर जिस तरीके से डिमांड किया जा रहा है वो इट विल बिकम अ टूल फॉर अनदर एक्सटॉर्शन इन अ फेल्ड मैरिज, जैसे कि 498 में हुआ। सवाल ये भी आता है जहां आपने दुरुपयोग के साथ में कहा कि क्या दूसरे इसमें मुद्दे भी हैं। जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के बारे में बात हो रही है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो मैं आपको बताऊं कि हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है अलाउ करता है। अमित जी ठीक है जी, ठीक है, हम एक एक करके इस पर जाते हैं। देखिए बिल्कुल। मरियम जी ने उस पर अपना पक्ष रखा, उस पर आपने अपना पक्ष रखा। अब चूंकि ये मामला टेक्निकल है, कानूनी है, हम कानून के लिए ही इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें उसको थोड़ा और गहराई से समझना होगा। इस बीच रंजना मैम मैं उसके लिए जा रहा हूं विराग सर के पास, लेकिन रंजना जी शायद मरियम वाले पक्ष को ही थोड़ा और आगे बढ़ा के रखना चाह रही हैं। रंजना जी आप बताइए, फिर विराग साहब मैं आपके पास आता हूं और मैं इन दोनों पक्षों का एक संतुलन समझूंगा आपसे कि जो वो बात कह रहे हैं या ये बात कह रहे हैं, टेक्निकली कानूनी रूप से वो संतुलन सही है या कहीं बिगड़ रहा है। लेकिन पहले रंजना मैम। विपिन जी, काफी लंबा इन्होंने कहा किस तरह से ये सब कुछ इतिहास में बताया कि 2014 से शुरू हुआ। सबसे पहले वर्मा कमीशन, जस्टिस वर्मा जी के तहत जो निर्भया के बाद जो कमीशन बना था, उसकी रिकमेंडेशन में, क्योंकि हम सब लोगों ने वहां प्रेजेंट किया था और अपनी बात कही थी, मैरिटल रेप को उसमें इंक्लूड किया गया था। जो सेक्सुअल असॉल्ट की रिकमेंडेशन पार्लियामेंट में भेजी गई थी उसमें मैरिटल रेप को स्वीकार करने के लिए वो भी एक क्लॉज था उसमें, लेकिन पार्लियामेंट में दलीलें कुछ इसी तरह की दी गई थी कि हम पुलिस को बेडरूम में नहीं पहुंचा सकते, हम स्टेट को मैरिज इंस्टीट्यूशन के साथ वो नहीं कर सकते, ऐसे कह के फिर उसको उस प्रावधान को हटा दिया गया था। तो असल में तो बात वहीं शुरू हुई थी और हम सब लोगों ने मिलकर के इस बात को कहा था कि इसको असल में तो मैरिज की जो इंस्टीट्यूशन है वो इस तरह के कानूनों के ना होने की वजह से टूट रही है। दिन रात हम लोगों जैसी संस्थाओं के पास हजारों केसेस इस तरह के आते हैं जिसमें पति पत्नी के बीच में के रिश्ते इतने खराब हो जाते हैं और पति की जातियों की वजह से पत्नी इतनी घबरा जाती है कि उस घर में वो रहना नहीं चाहती है, उस रिश्ते में वो रहना नहीं चाहती है। और तमाम इस तरह के केसेस का मैं आपको उदाहरण दे सकती हूँ, एक से एक जाहिल, एक से एक कहते हैं ना जिसको कि परेशान करना पत्नी को एक से एक तरह से, और खास तौर से सेक्सुअल रिलेशनशिप में ऐसा लगता है कि शादी में पति पत्नी के शरीर को पूरी तरह से ओन करता है। ऐसा नहीं है। औरत को अपने पहला जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स का प्रिंसिपल है, हमारे संविधान का प्रिंसिपल है, हर पहली जो हमारी है कि हर औरत को अपने शरीर पर हक है, हर औरत को अपने शरीर पर हक है। फिर कंसेंट, मतलब कि अगर उसकी इच्छा नहीं है, उसकी कंसेंट नहीं है, अगर उसके साथ कोई सेक्सुअल एक्ट होता है तो वो सरासर उसके प्रति अन्याय हो रहा है। और फिर उन्होंने दूसरे देशों का उदाहरण दिया कि 3 महीने कम से कम वहां है तो प्रोविजन कि आप 3 महीने बाद शिकायत कर सकते हैं, 6 महीने बाद शिकायत कर सकते हैं। यहाँ कहाँ जाए। और जहां तक 498 है और तमाम कानून आपने गिना दिए, किसी न किसी कंडीशनैलिटी के साथ वो कानून है। 498 में इन रिलेशन टू डाउरी, क्योंकि हम लोग दिन रात 498 का केसेस करते हैं और आप जैसे लोगों की तरफ से तमाम हम लोग को उसकी आलोचना भी सहन करनी पड़ती है। उसमें अगर इन रिलेशन टू डाउरी अगर नहीं इस तरह के अपराध हुए हैं तो फिर उसको नहीं माना जाएगा। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ, जो लगभग 4.5 लाख के करीब
केसेस, रिपोर्टेड केसेस। हिंदुस्तान में कितनी परिवार रिपोर्ट करते हैं, कितनी महिलाएं रिपोर्ट करती हैं, ये तो अलग सवाल है, लेकिन रिपोर्टेड केसेस हैं लगभग 4.5 लाख। एग्जैक्ट डेटा सब मेरे सामने नहीं है, एनसीआरबी का डेटा है, जिसमें कि परिवार और पति द्वारा की गई हिंसाओं की रिपोर्ट होती है, वो जो कि एनसीआर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो रिकॉर्ड करता है और पार्लियामेंट में वो प्रेजेंट की जाती है रिपोर्ट। तो इसमें कहीं कोई डेटा कोई कुक नहीं कर, इतनी बड़ी संख्या में अगर औरतें परेशान हैं और एक अगर केस रिपोर्ट हो रहा है तो 10 केस तो चुपचाप बैठा हुआ है, औरतें एकदम चुपचाप मुंह बंद, क्योंकि उनको तो ये बताया जाता है ना बचपन में, शादी तुम्हारा भविष्य है, शादी में तुम परिवार को, पति को, अच्छा थोड़े दिन और देख लो, थोड़ा और वहां रह के बर्दाश्त कर लो, किसी न किसी तरह सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आप देखिए दूसरा तीसरा जो कारण है, इतनी ज्यादा इंटॉक्सिकेंट्स, ये कहते हैं शराब दारू पी के जिस तरह की हरकत करते हैं अपनी पत्नियों के साथ, आजकल तो फिर दूसरा और हो गया है कि हर तरह का ड्रग लेने लग गए हैं, और तमाम तरह के ऐसे किस्से हम लोग के पास आते हैं जिसमें कि औरतों के जो शरीर के अंगों को अपने सिगरेट बट से भी जलाया गया है। ऐसे केसेस भी हमारे पास है। आप कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग। और पार्लियामेंट को तो इस समय अगर हमारे पारिवारिक रिश्ते को बचाना है, हमारे शादी के रिश्तों को बचाना है, तो इस पर निश्चित तौर पर आगे बढ़ के एक व्यापक सोच में एक सीरियस रिस्पॉन्स देना चाहिए। बार बार कहना कि शादी की व्यवस्था टूट जाएगी, वो तो ऐसे भी टूट जाएगी, और टूट रही है, कोई नहीं बचा सकता। अगर औरत, अब लड़कियां तैयार नहीं है पिटने के लिए, गाली सुनने के लिए, दिन रात घर में करना काम, बाहर भी करना काम, बच्चों को भी अब आज की लड़की उस काम के लिए तैयार नहीं है। और इस तरह की अगर रिश्ते बिगड़ेंगे तो शादी तो वैसे ही टूट रही है, तो फिर आप बचाइए ना, आप आगे बढ़िए, समाज की व्यापक सोच में जाके कुछ आगे सोचिए। इन प्रिंसिपल तो इस बात में कोई दो राय नहीं है, ना ही मुझे लगता है इस पैनल पे भी कोई इस बात से इनकार करेगा कि महिला की सहमति के बिना जबरन शारीरिक रूप से उसका शोषण करना या उस पर अधिकार जमाना, ये तो गलत ही है। बात आज जिस पे हम कर रहे हैं वो ये कि कानून की व्याख्या कैसे हो इस पर, क्या इस पर एक अलग कानून हो। विराग साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। हाँ जी, वही मैं आपसे बात कह रहा हूं कि क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल विराग साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं कि एक तो इसका ये पक्ष है, देखिए जो मैंने कहा कि इन प्रिंसिपल तो इसमें कोई सवाल ही नहीं है, कोई इसका विरोध कर ही नहीं सकता कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है। अब उसमें अलग अलग दलीलें हैं। एक दलील जो, क्योंकि अब ये सरकार की तरफ से जवाब आया और हम उसी पे बात कर रहे हैं, उनका ये कहना है, 2-3 मोटी बातें फिर से आपसे बोल रहा हूं इसीलिए, उनका कहना है कि एक तो हमारे पास मौजूदा कानूनों की एक लंबी फहरिस्त है जिसके अंदर इसका निराकरण हो सकता है। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि ये जो संस्था है शादी की, इससे इस पे गलत इंपैक्ट आएगा। भारत का जैसा ताना बाना है, इसमें जिस तरह की बहुत ज़्यादा विविधताएं हैं, शादी ब्याह, रीति रिवाज, रिश्ते, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो इतना सीधा सच्चा सरल नहीं है। कुछ और देशों में हो सकता है पर हमारे यहाँ नहीं है। ये 2 मोटी दलीलें हैं। अब इसमें कानून कहाँ बैलेंस हो रहा है? विपिन जी, अभी जो रंजना जी ने बोला, और मैं शायद उनसे पूरी तरह से सहमत हूँ, और जो उन्होंने बोला सामाजिक समस्या है, और उस हर सामाजिक समस्या का निदान सुप्रीम कोर्ट या इस तरह के आपराधिक कानून नहीं हो सकते हैं। और आपने जैसा बोला कि इस पैनल में कोई भी व्यक्ति सहमति के बगैर संबंधों का समर्थन नहीं कर सकता है, और वो बहुत ही गलत है। हम 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच सुन रही है, उन्होंने कहा था कि अगर सरकार जवाब नहीं देगी तो हम कानूनी बिंदुओं पर मामले का निपटारा करेंगे। हम कानूनी बिंदु समझते हैं, हम उसके बाकी बातों पे नहीं गौर करते हैं। जो चीज़ मुझे अंत में कहनी, मैं पहली बात कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए अपराध बन गया तो अपराध का मुकदमा कैसे चलता है, अपराध के मुकदमे का ट्रायल कैसे होता है, अपराध का फैसला होता है सबूतों पर। तो अगर किसी पत्नी ने पति पर आरोप लगाया तो सबूत क्या होंगे? क्या उस पत्नी का इकबालिया बयान, क्या उस इकबालिया बयान के बेसिस पर ही सिर्फ क्या किसी बेडरूम में सीसीटीवी होता है? क्या कोई तीसरा पक्ष होता है? मान लीजिए कि हम इस बात को मान लेते हैं, हम बगैर जटिलताओं में गए इस बात को मान लेते हैं कि मैरिटल रेप घंघोर अपराध है और इसके लिए पति को फांसी दे देनी चाहिए, लेकिन उसके भी एक नियम हैं, सीआरपीसी के तहत उसकी प्रक्रिया निर्धारित है। सबूत कहाँ से आएंगे? इस पैनल में बैठे सारे विद्वान लोग, इस मामले में पिछले 8 सालों से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे सारे लोग अगर इस बात का जवाब दे दें, क्योंकि इस विषय पे मैंने कई अखबारों में लिखा, BBC में लिखा, अमर उजाला में लिखा, और ये सवाल हमेशा मैं पूछता हूँ कि सबूत कहाँ से आएंगे। अब मैं कानूनी प्रक्रिया में जाता हूँ। हाई कोर्ट के सामने 3 मुख्य विषय थे। पहला विषय था इसको मैरिटल रेप
बनाया जाए, क्योंकि आईपीसी की जो पुरानी आईपीसी थी, धारा 375 के एक्सेप्शन 2 में ये दिया गया, तो एक्सेप्शन 1 दिया गया है मेडिकल प्रोसीजर को, डॉक्टरों को, कि कल के दिन डॉक्टर आपकी चीरा लगाए तो आप उसको 307 का मुकदमा उसके ऊपर नहीं कर सकते हैं। तो 2 एक्सेप्शन दिए गए हैं 375 में, और वो सेम प्रोविजन नए बीएनएस कानून में सेक्शन 63 में है, और इसमें मोटे तौर पे कोई बदलाव नहीं किया गया। इस एक्सेप्शन को खत्म करना, क्या पहले नंबर पर यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट से होनी चाहिए कि संसद से? इसका फैसला सन 1973-74 में केशवानंद भारती मामले में 13 जजों की बेंच ने कर दिया था कि कानून बनाना संसद का काम है, और पुरानी आईपीसी संसद से बनी थी, और जो ये नया बीएनएस कानून है, नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, तो आप बीच में मत बोलिए, और नया कानून भी संसद से बना है। तो पहली बात है कि ये प्रक्रिया कौन करेगा। दूसरी बात कि इस प्रक्रिया का सबूत कहाँ से आएंगे। तीसरी बात, ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो केंद्र सरकार ने राज्यों से परामर्श लिया। 19 राज्यों में से 3 राज्यों ने के अलावा 16 राज्यों ने बोला कि नहीं, इसको अपराध नहीं बनाना चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट को राज्यों को सुने बगैर इसका फैसला करना चाहिए? क्या दिल्ली हाई कोर्ट को राज्यों को सुनने बगैर इसका फैसला करना चाहिए? मुझे लग रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। आज देश में 4.5 लाख लोग जेलों में बंद हैं। एनसीआरबी बोलता है, सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि उसमें से 2/3 अंडर ट्रायल हैं, और 2/3 अंडर ट्रायल में से 90% निर्दोष लोग, बेगुनाह लोग, गरीब लोग, अनपढ़ लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि पहले उन लोगों को जेलों से छुड़ाने के लिए प्रयास किया जाए। इस तरीके के कानून बना करके अगर हम आपराधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग शुरू करेंगे, हम ये देखेंगे जिस तरीके से दहेज उत्पीड़न के हर मामले में एक पैकेज आता है, और उस पैकेज के साथ सारी चीज़ें आती कि सास, ससुर, पति, देवर, सभी को उसमें इन्वॉल्व कर लो, जितने तरह के ऑफेंसेज हों, तो कंपलसरी ये भी पैकेज आ जाएगा कि मैरिटल रेप का मामला किया जाए। एक और विषय आता है, वो है लिविंग रिलेशनशिप में। लिविंग रिलेशनशिप को शादी की मान्यता दे दी गई है, तो क्या लिविंग रिलेशनशिप में 5 साल बाद कोई आदमी बोले कि नहीं, क्योंकि उसमें होता क्या है, रेप में होता क्या है, रेप में मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट में ये बात आ जाएगी कि शारीरिक संबंध बने थे, शारीरिक संबंध जबरन बनाए गए थे, वो लड़की के बयान से आ जाएगा, और तीसरा कोई पक्ष रहेगा नहीं जहां पर कि सबूत बनाए जा सकें। इसलिए मेरा मानना ये है कि हर गलत, ये गलत है, लेकिन हर गलत को अपराध बनाना, जो हम अभी जिस नई अर्थव्यवस्था में भी हैं, हम कह रहे हैं कि सिविल मामलों को क्रिमिनल मामला बनाना उचित नहीं है। ये एक सामाजिक बुराइयों की जो रंजना जी बात कर रही हैं, जो दूसरे लोग बात कर रहे हैं, हर सामाजिक बुराई का जो निराकरण है अगर हम आपराधिक कानूनों से करेंगे तो हम बर्बरता की ओर जाएंगे, हमारा कानून का शासन और डगमगाने लगेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर जो चिराग जी ने बातें रखी उसको मरियम और रंजना जी दोनों कुछ कहना चाहती, मैं उनके पास आता हूँ, लेकिन पहले मैं दीपिका जी के पास जाता हूँ कि दीपिका जी देखिए, ये वाकई एक बहुत ऐसा मामला है जिसके दोनों पक्ष हैं, और दोनों पक्षों में आपको दलीलें भी हैं, दोनों पक्षों की कुछ सत्यता भी हैं, दोनों पक्षों की कुछ बिल्कुल खरी बातें भी हैं। अब आप उसमें बीच की लाइन कहाँ खींचेंगे या वो संतुलन की रेखा कहाँ बनाएंगे, वो शायद बहुत कठिन काम होगा, लेकिन जिस भी पक्ष को आप सुनेंगे ऐसा लगता है कि ये बात भी सही है, और दूसरी वाली बात सुनेंगे तो ये बात भी सही है। अब क्या यही भारत सरकार की दलील में भी आ रहा है कहीं ना कहीं, पीछे अगर उस दलील का सार निकालें कि आप कानून बना के इसको थोड़ा एक जटिलता में बांध देंगे, लेकिन अगर हम सुने कि जो रंजना जी ने कहा, जो मरियम मैम ने कहा, वो भी तो बात उतनी ही सही है, क्योंकि आप एक महिला हैं, इसलिए सवाल ये आपके पास भी लेकर आ रहा हूं। विपिन जी, मैं महिला हूं, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी इंसान जो असली इंसानियत को की तरह से अपना व्यवहार रखता है, उसको जेंडर में अपने आप को नहीं बांटना चाहिए। मैं महिला हूं, लेकिन मैं पुरुषों का भी दर्द देखती हूं जिनको महिलाओं द्वारा झूठा फंसाया जाता है। रंजना मैडम ने कहा कि ऐसे बहुत सारे पति हैं जो बहुत ज्यादा गलत करते हैं अपने पत्नियों के साथ, वहीं बहुत सारी पत्नियां भी हैं जो बहुत ज्यादा गलत करती हैं अपने पतियों के साथ। मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगी कि मेरे पास मामले क्या आते हैं, मैं आपको उदाहरण दूंगी विपिन जी। कोर्ट में ये कानून आने से पहले किस तरह के मुकदमे जा चुके हैं। 23 अप्रैल 2023 को ये दिल्ली हाई कोर्ट का मैं आपको दिखाती हूँ। Pressing rape charges in matrimonial cases against husband, his family members, which are later settled, needs to be curbed. इसमें एक महिला ने अपने पति के सारे परिवार के जो मेल मेंबर्स हैं उनके ऊपर रेप का पहले मुकदमा दायर कर दिया, उसके बाद लाखों रुपए लेके सेटलमेंट कर ली। फिर मैं आपको एक कर्नाटका का मुकदमा बताती हूँ जो भी पिछले साल का है।
एक दिन की शादी में पति पर दुष्कर्म का आरोप कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग का श्रेष्ठ उदाहरण। इस मामले में क्या हुआ, 4 साल की लव मैरिज थी, लेकिन शादी के एक ही दिन में शादी टूट गई और पत्नी ने पति को, जबकि कानून नहीं है फिर भी, दुष्कर्म के आरोप में रोपित कर दिया, क्योंकि उसको उसके अफेयर के बारे में पता चल गया था, पति को पत्नी के अफेयर के बारे में पता चल गया था। तो ऑलरेडी लगभग 3 साल पहले मेरठ में जो बहुत ही टॉप कॉप थी, एक लक्ष्मी मैडम थी, उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने जब कहा कि 498 में इमीडिएट अरेस्ट नहीं होंगे, उसके बाद से हर 498 के साथ 377 की धारा आने लगी। 377 होता था अननेचुरल सेक्स, अब बीएनएस में वो धारा हटा दी गई है। तो जब अरेस्ट 498 में खत्म हुए, उसके बाद से लगभग पिछले 10 साल से जो हम पैटर्न देख रहे हैं विपिन जी, वो ये है कि ना ही सिर्फ दहेज और घरेलू हिंसा, बल्कि अननेचुरल सेक्स, ससुर के ऊपर रेप केस, देवर के ऊपर रेप केस। मैं आपको अपनी पर्सनल लगभग 10 दिन की पहली आप बीती बताती हूँ। एक महिला आके, मैं जिस घर में बैठी हूँ वहीं पे 1 घंटा रो रही थी। क्यों? क्योंकि उसके पति के ऊपर उसके बड़े भाई की पत्नी ने झूठा रेप केस लगाया है। अब उनको एंटीसिपेटरी बेल मिली है। बताइए, क्या वो महिला महिला नहीं है? क्या उसका दर्द दर्द नहीं है? और जो मेरे से पहले चिराग जी ने बोला, बिल्कुल 100% सच बात है। कौन बताएगा कि क्या हुआ था 4 साल पहले? अगर महिला ने बोल दिया कि 4 साल पहले उसकी सहमति के बगैर संबंध बनाया गया था। आज हम विपिन जी ऐसे केसेस देख रहे हैं और हजारों में देख रहे हैं जहां पे महिला बोलती है कि मेरा 4 साल से किसी के साथ रिलेशनशिप है, लेकिन 4 साल पहले जब हमारे संबंध बने थे तब इसने मुझे शादी का झांसा देके संबंध बनाए थे। ये शादी का झांसा देकर संबंध बनाने के ऊपर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर चुका है। शादीशुदा महिलाएं ऐसे रेप केस फाइल कर रही है जहां पे वो कह रही है कि इसने तो हमारे को शादी का झांसा दिया। रेप केस, डाउरी केस, डोमेस्टिक वायलेंस केस के मिसयूज के ऊपर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट इतनी बार टिप्पणी कर चुका है। रंजना जी से और जितनी भी फेमिनिस्ट हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि एक पक्ष को देखना छोड़ दें, क्योंकि 2014 में सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है कि धारा 498 का बहुत बेजा इस्तेमाल हुआ है। आज 2024 में ये स्थिति है कि सेंटर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बदलिए इस कानून को, और अब लॉ जो है 498 के ऊपर रिव्यू में चला गया है। मिसयूज को अगर आप बिल्कुल दरकिनार कर देंगे तो ना ही आप पुरुषों के खिलाफ हैं, बल्कि उन महिलाओं के खिलाफ भी हैं जिनके साथ सच्ची में गलत होता है, क्योंकि झूठे केस की वजह से इन कानूनों की सारी सीरियसनेस खत्म होती है। ऐसे माहौल में एक तो ऐसा अब इसमें एक सवाल ये उठता है, अब इसमें एक सवाल ये उठेगा कि क्या केस का, इस धारा का दुरुपयोग होगा तो हम सच्चाई से मुंह मोड़ें? दूसरी बात यह कि ये भी एक उतनी बड़ी वास्तविकता है जिसके ऊपर इतनी बहस हो रही है, तो फिर उसका निराकरण कैसे होगा? मरियम, इसके लिए मैं आपके पास आता हूं। हाँ भाई साहब, विपिन जी, देखो ये बात हर टाइम आती है, हम सब लोग ये झेलते हैं। जब भी औरतों के कानूनों के बारे में, अधिकारों के बारे में या हिंसा कम होने के बारे में जब भी चर्चा होती है, तो इस तरह की बहस चलती रहती है और हमने हर बार झेला है। ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ पे कोई इस तरह से दावा यहाँ पे रखा नहीं गया है, कोई प्रूफ इस तरह से नहीं है। कुछ केसेस को यहाँ पर रखकर इतना जनरलाइज करना, हमारी संगठन है, करीबन 26 राज्यों के अंदर 1 करोड़ की मेंबर की संगठन है, हजारों लाखों केसेस हम लोग भी हैंडल करते हैं। ऐसा नहीं है उसमें से एक आध कोई केस यहाँ पे रख कर इतना ऐसे बनाना कि इस देश के अंदर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कह रहा है। आप इंटरप्ट मत कीजिए, आप इंटरप्ट मत कीजिए प्लीज। आप तो इधर आप इंटरप्ट मत कीजिए ना, आप मेरा टाइम नहीं ले सकते हो। आप अपनी बात रख दिए, अभी मुझे आप अपना पक्ष रखने का अधिकार है। ये आप ये सीमित, ठीक है, आप बोलिए अपना जरा। तो इस तरह से नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की तरफ से भी तो आ रहा है ना कि औरतों के पे हिंसा बढ़ती जा रही है, परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, बच्चियों के ऊपर बलात्कार बढ़ता जा रहा है। तो वो भी क्या झूठा है? वो भी झूठे केसेस सब बता रहे हैं। तो ये हर बार हमको झेलना पड़ता है। अब बर्बरता की बात कर रहे हो, तो बर्बरता हो रही है, इसीलिए तो ये कानून बनना चाहिए, इंक्वायरी होगा। आप देखिए, रेप का जो डेफिनेशन है, आमतौर पे आप क्या बोलते हो? सिर्फ सीधा साधा रेप होता है? एनल सेक्स, ओरल सेक्स,
कई कई हमारे पास भी आए हैं ऐसे उदाहरण। औरतें आज मैरिटल रेप को गुनाह नहीं माना जाने की वजह से डरती भी है बाहर निकलने, क्योंकि हमारे समाज के अंदर कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो औरत को प्रोटेक्ट करेगा। वो आज 498A की बात हो रही है, 498 के अंदर आज केस भी दर्ज नहीं हो रहा है कि कौन से भी पुलिस स्टेशन के अंदर। ऐसे इस तरह से वो औरत जो हिंसा पीड़ित है, जब मदद मांगने आती है तो अगर केस ही नहीं दर्ज होगा तो वापस उसको उसी घर के अंदर जाना पड़ेगा जहां पे हिंसा हो रही है। ये बात है, कहां जाएगी, कहां? हिंसा हजारों साल से औरतें सहन करती आ रही हैं। जैसे रंजना जी ने कहा कि वो सहन नहीं करना चाहती है। आप जानते हो हमारे पास केस ऐसे भी आए हैं कि पति ने रेप किया है औरत का और उनके दोस्तों को भी बुलाया है साथ में रेप करने के लिए। क्या औरत का गैंग रेप का भी सवाल आता है परिवार के अंदर? ये सब बातें होती है। इसके ऊपर ध्यान कब मिलेगा, कब देंगे? और जब भी औरत के न्याय की बात आती है तब हमेशा हमेशा ये बात आती है कि औरत झूठा केस करती है। कौन औरत अपना घर बर्बाद करना चाहती है? आज हिंसा पीड़ित औरतें चुप बैठी है। ये हमारा आज ये समाज के अंदर उसको कोई साथ नहीं देता है। आप देखिए कर्नाटका की बात हो रही है, वो प्रज्वल रेवन्ना के केस के अंदर कौन समाज खड़ा रह रहा है उन औरतों के बाजू में? जो वहां पे पीड़ित औरतें हैं कितना मुंह छुपा के घूम रही है, पूरा का पूरा समाज उन्हीं को दोषी ठहरा रही है। ये हकीकत है हमारे समाज की। औरत को दोषी ठहरा, उसके ऊपर गुनाह हुआ तो उसी को जिम्मेदार ठहरा। ये हमारे देश की एक जी बहुत बड़ी कमजोरी है, ये हमारे समाज नहीं, की इसमें कमजोरी है। इसमें मरियम मैम कोई दो राय नहीं है कि औरत के खिलाफ अगर किसी भी तरीके का कोई भी अन्याय हो रहा है, वो किसी भी रूप में है, तो वो निंदनीय है और सजा के योग्य है। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन फिर ये बात थोड़ी फाइन तब हो जाती है जब बात आती है मैरिटल रेप की। आई थिंक इसीलिए इतना विवादित विषय भी है, इसलिए इतनी सारी इसमें बातचीत भी हो रही है। अमित, तो इसका एक पक्ष तो है कि भाई ये होता है, और क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है, इकोनॉमिकली इतने बड़े डिवाइड हैं, सोसाइटी में इतने सारे डिवाइड हैं, बहुत सारे कस्टम्स हैं, बहुत सारे रिचुअल्स हैं, ना जाने क्या क्या हैं, और उसमें बहुत तरह तरह की विचारधाराएं भी एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन अगर हम बेसिक चीज़ पर आएँ कि हम एक रेप की बात कर रहे हैं जो विद इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज हो रहा है, अब वहाँ पर वो लकीरों को ड्रॉ करना और कानून के माध्यम से ड्रॉ करना, ये कितना आसान है और कितना मुश्किल है। देखिए होता तो है, मरियम मैडम का जो गुस्सा है वो तो जायज़ है और उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, और वो चीज़ें हैं भी, लेकिन आप उसको कैसे कानून के रूप में लाएंगे, किस तरीके से उसको ट्रीट करेंगे। और जो विराग साहब भी अब एक जो बात लेकर आए कि जब वो ट्रायल्स चलेंगे तो फिर वो ट्रायल्स में बहुत तरह की चीजें होंगी, उनको कैसे हैंडल करेंगे? विपिन जी देखिए, जी रंजना मैम, मैं आपके पास भी आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, सभी का पक्ष इसमें लेना ही है। विपिन जी, जो हमारी पिटिशंस हम लोगों ने अपने सबमिशंस दिए हैं हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, देयर इज नो डिनायल। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये स्पाउसल सेक्सुअल वायलेंस जैसी जो चीज है वो एग्जिस्ट नहीं करती, कोई नहीं बोल रहा। सवाल ये नहीं है। आज जो सवाल है, जिस चीज पे सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन आज खड़ी है, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का है और लॉ पॉइंट का है। रंजना जी ने भी और मरियम मैडम ने भी काफी सारे एग्जांपल्स दिए। इन्होंने एनसीआरबी का डेटा दिया। अब मैं भी आपको एनसीआरबी का डेटा कोट करता हूं कि जो रिपोर्टेड रेप केसेस हैं पिछले, अगर आप 10 साल के उठाएं, क्योंकि इन्होंने कहा कि आप एक दो इक्का दुक्का केसेस बता रहे हैं, 10 साल के जो रिपोर्टेड रेप केसेस है, 51% केसेस वो हैं जहां पर आपसी संबंध से उनके रिलेशन बने थे, और बाद में क्योंकि वो रिलेशन नहीं चला तो प्रॉमिस ऑफ मैरिज पे रेप का केस लगा दिया गया। 51%। ये एक दो केसेस की हम बात नहीं कर रहे। बहुत से हमारे पास भी रंजना जी केसेस आते हैं जहां पे पत्नियों ने अपने हस्बैंड्स के मर्डर्स तक कर दिए। आज वो हम बात ही नहीं कर रहे। क्राइम एग्जिस्ट करता है। क्या सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से डिमांड की जा रही है कानून की, उस तरीके से कानून आना सही है कि नहीं, सवाल ये है। आप देखिए, जब ये 2013 में कानून में जब फेरबदल हुआ था, क्रिमिनल अमेंडमेंट्स आए थे, तो जैसा कि रंजन जी ने भी बताया कि उस समय मैरिटल रेप नहीं आया था, तो ये कानून इस नजरिए से बनाया ही नहीं गया था कि ये जो परपेट्रेटर है वो एक चार दीवारी में एक पति है। ये जो पूरा डिजाइन किया गया है, ये क्राइम इस तरह से किया गया है, इसके एविडेंस, इसमें जो कंसेंट की जो डेफिनेशन है, सभी इस चीज को देखते हुए कि जो परपेट्रेटर है वो कोई थर्ड पर्सन है। अब आप इसी कानून को कहें कि कल से ये मैरिज में भी लागू हो जाए,
तो उसमें बहुत सारे ऐसे जो लूप होल्स हैं जहां पर बहुत से गैप्स होंगे कि क्या कंसेंट जो एक थर्ड पर्सन का कंसेंट है उसी तरीके से कंसेंट हस्बैंड के साथ ट्रीट किया जाएगा, जैसे कि अभी विराग सर ने कहा कि कैमरास नहीं होते, एविडेंसेस। तो इसमें इतने सारे लूप होल्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट नहीं देख सकता है, क्योंकि हमारे देश में डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि पार्लियामेंट कानून बनाती है। पार्लियामेंट में ये सारे न्यूएंसेस देखे जाते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस डाले जाते हैं, सभी स्टेक होल्डर से पूछा जाता है, एक पूरी प्रक्रिया के साथ उस पर डिबेट होती है और फिर कानून बनाया जाता है जो कि जस्टिस डिलीवर करे। जिस तरीके से अभी ये कानून में कह रहे हैं कि एक्सेप्शन हटा दीजिए और कल से ये मैरिज के ऊपर लागू हो जाएगा, ये आप सोचे कि एक ही कानून मैरिटल रेप को भी कवर कर ले और रेप बाय थर्ड पर्सन को भी कवर कर ले, ऐसा नहीं होता है कि एक ही सेक्शन सफाइस करे। आप देखिए हमारे जो दूसरे सेक्शन है, ग्रीवियस हर्ट के लिए अलग सेक्शन है, अटेम्प्ट टू मर्डर के अलग सेक्शन है, हर चीज की ग्रेविटी के हिसाब से अलग सेक्शंस होते हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा 375 है इसमें से एक्सेप्शन हटा दीजिए, कल से ये लागू हो जाए पति के ऊपर। जैसे विराग जी ने कहा कि ये पूरा ट्रायल चलेगा, साबित कैसे होगा? क्या सिर्फ पत्नी की टेस्टिमनी पे हो जाएगा कि कन्विक्शन हो जाएंगे? अगर पत्नी कह देती है कि मेरी सास ने बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया या मेरी ननंद ने मेरी चाय में कुछ मिला दिया, तो क्या पत्नी और ननंद के ऊपर भी आज के कानून के हिसाब से उनके ऊपर गैंग रेप का केस हो जाएगा? तो आप इन सब चीजों को कैसे एड्रेस करेंगे? जिस तरीके से 375 का जो हमारा कानून है उसमें जो लूप होल्स हैं, आप उसको कैसे एड्रेस करेंगे? कल को अगर वो जिस तरीके से 498 में पूरे परिवार को रोपिन कर दिया जाता है, पूरे परिवार को गैंग रेप में रोपिन कर दिया जाएगा कि बाहर ससुर खड़े थे, उन्होंने सपोर्ट किया। आप ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट मुझे पूरी बातचीत से ये समझ में आ रहा है, इसीलिए मैंने बार बार ये कहा, शुरुआत से ये कहा अमित जी कि इसके जो दोनों ही पक्ष हैं वो इतने मतलब मजबूत पक्ष हैं कि अगर आप जो बात कहते हैं ऐसा नहीं कि वो सिरे से खारिज हो जाएगी, और जो मैम बात कह रही हैं, चाहे मरियम जी कह रही हैं, चाहे वो रंजना जी कह रही है ना, वो सिरे से ये संतुलन का एक ऐसा मामला है जिसको बनाना शायद बहुत ज़्यादा कठिन है। बात ये भी सही है, बात वो भी सही है, लेकिन अब हम किस सिरे को पकड़ेंगे? और जैसे फॉर एग्जाम्पल डाउरी वाली अभी बात निकली थी, देखिए ये तो बात शायद हम सब लोग मानेंगे कि डाउरी पे कानून आया, उसके दुरुपयोग होते हैं। वो जो अभी विराग जी कह रहे थे कि पैकेज का पैकेज चला आता है, लेकिन क्या ये भी फैक्ट नहीं है कि वो कानून आने के बाद उस तरह के मामले बहुत कम हुए हैं? महिलाओं को डाउरी को लेकर जो अत्याचार होता था वो बहुत कम हुआ है, जला देने की जो घटनाएं आती थी वो बहुत कम हुई हैं। लोग डरते हैं अब उस कानून के तहत। अब उसका उपयोग दुरुपयोग वो अपने आप में एक पूरा अलग मुद्दा है, लेकिन कानून बनने से कुछ ना कुछ तो फर्क आया है। रंजना जी, सरकार की जो दलीलें आई हैं तो मतलब वो इसके पक्ष में नहीं है, वो बहुत सारी बातें रख रही हैं कि इससे ये होगा वो होगा, लेकिन क्यों वो थोड़ी इससे दूर खड़ी हुई है? क्या उसको पूरे देश के ताने बाने की चिंता है, या उसको ये लग रहा है कि एक तरफ इसका बहुत दुरुपयोग शुरू हो जाएगा? वो एक संशय कहां से आ रहा है? ये संशय आ रहा है क्योंकि ये पुरुष प्रधान समाज है, पेट्रियार्की है, मिसोजिनिस्टिक कल्चर है हमारा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक मुझे लगता है इस पैनल में हर कोई सहमत है कि हाँ इस तरह की घटनाएं होती हैं, महिलाओं पर ऐसी जाति होती है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है ना। सब लोग स्वीकार कर रहे हैं और अलग अलग तरह की तर्क और दलील दे रहे हैं, पर ये तो स्वीकार कर रहे हैं कि औरतों को शादी में औरतों के साथ उनके शरीर का दुरुपयोग किया जाता है, सेक्स में उनके साथ बहुत सारी ऐसी हरकतें होती हैं जो कि बिल्कुल बर्दाश्त काबिल नहीं है। तो ऐसे में वो कहाँ जाए, किसको कहे? तो अब बनती है बात कि क्या ये बात स्वीकार, देखिए अगर जस्टिस वर्मा की अगर जानकारी, उनकी सोच, उनकी समझ को अगर आप चैलेंज कर रहे हैं, अब तो आज वो है नहीं अपने आप को बताने के लिए, लेकिन उन्होंने उस रिपोर्ट के अंदर पूरी तरह से इस बात को स्वीकार किया था और रिकमेंड किया था, और उसके बाद ये एक्सेप्शन संसद ने बनाया। ठीक है, यही संसद अगला कानून भी बनाएगी, ऐसी बात नहीं कि कानून नहीं बनेगा। संसद को अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि इस अभी के वर्तमान कानून के तहत इस तरह के मामलों को नहीं देखा जा सक रहा है, जहां कि मैं समझती हूँ कि देखा जाना चाहिए, पर अगर फिर भी अगर सब सुप्रीम कोर्ट अपने आप को असहाय महसूस करती है तो उसको कम से कम ये रिकमेंड तो करना ही पड़ेगा कि इसको किसी न किसी तरह से संसद देखे और फिर संसद में एक कानून आए। अब दुर्भाग्य की बात फिर देखिए कि संसद में अगर 50% महिला प्रतिनिधि आज होती तो वही संसद सबसे पहले, मेरी बात आप लिख लीजिए, सबसे पहले इस कानून को बनाती। और जब वर्मा कमीशन की रिकमेंडेशन आई थी तब इस कानून को
कभी भी एक्सेप्शन में नहीं डाला जाता, उसको स्वीकार किया जाता सर्वसम्मति से। पर अब दुर्भाग्य है, छोटी सी ग्रुप में यहाँ वहाँ ऑर्नामेंटल प्रेजेंस है, औरतों का बोल पाती नहीं है, कह पाती नहीं है कोई बातें, तो अलग विषय है। इसलिए संसद बनाएगी इस कानून को, संसद में कानून आएगा। साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट के पास एक बहुत बड़ा अवसर है महिलाओं की अस्मिता की रक्षा का, महिलाओं के मानव अधिकार की सुरक्षा का, और साथ साथ में महिलाओं को, जो कि आज हमारे समाज में जिस तरह की परिस्थितियां महिलाएं झेल रही हैं, उससे बाहर निकालने का। तो अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी विजडम में अगर इस बात को लाता है, तो मैं जानती हूँ कि जो पैकेज की बात डाउरी की है, ये पैकेज तो वकील साहब लोग ही बनाते हैं, पैकेज तो औरतें नहीं बनाती है ना, वही बताते हैं ये भी जोड़ दो वो भी जोड़ दो, क्योंकि उनको इतनी बार फिर कोर्ट में खड़े होना पड़ेगा और उतनी बार उनको उसका फायदा मिलेगा। और दूसरी बात ये कि जहां तक सबूत का सवाल है, तो रेप के केसेस में सबूत कैसे आते हैं? अगर लड़की की हत्या हो गई है और रेप हुआ है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस लिया जाता है, ये तो वकील साहब को भी मालूम है वहां खड़े होकर के। और दूसरा है कि अगर औरत इस बात को सबके सामने, समाज के सामने कहने को तैयार है, तो फिर जरूर, और वो भी भारतीय नारी, मतलब जिसको कि हम लोगों ने आज भी ढक के, तोप के और तमाम ऐसे करके रखा हुआ है, वो भारतीय नारी अगर इस बात को कहने को तैयार होती है, तो कहीं ना कहीं तो आपको उस पर भरोसा करना और विश्वास करना। हर बार आप विक्टिम ब्लेमिंग नहीं करेंगे ना। कब तक चलेगी विक्टिम ब्लेमिंग? कब तक चलेगी कि जब औरत अपने बारे में, अपने पर हो रहे अत्याचार के बारे में नहीं, आप ठीक है। देखिए, ये प्रश्न तो इतना बड़ा है रंजना मैम, अगर और एक कदम आगे चले जाएं। आखिरी अपील कर दूं, सुप्रीम कोर्ट के पास ये मौका है, और जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट इस समय है, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर उनको अपने विवेक में जाना चाहिए और इस तरह के फैसले को देना चाहिए, जिससे कि औरत की शरीर पर जो उसका फंडामेंटल राइट है, राइट ओवर हर ओन बॉडी, उसको कंसेंट के साथ अगर कुछ है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कंसेंट के बिना हो रहा है तो सरासर उसके साथ अन्याय है, ये स्वीकार करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, और बात निकल के आ रही है कि नो मीन्स नो, लेकिन ये कंसेंट क्या है, ये नो का मतलब क्या है। और मुझे लगता है कि एक्सट्रीम जो केसेस हैं वो तो कानून के दायरे में आएंगे, लेकिन बहुत सारी जगह जो इस परिभाषा से नीचे हैं, या जिन्हें शायद दो लोगों को एक्सप्लेन करना भी मुश्किल है कि हम इसे इस लाइन के इधर रखें या उधर रखें, उनका क्या? क्योंकि ये तो बहुत एक गहरी सी चीज़ है, पूरी मानव सभ्यता से जुड़ी हुई चीज़ है, जिससे ही आगे की उत्पत्ति और तमाम चीज़ें हैं, वहाँ पर वो लाइन कैसे खींचेगी। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद उतनी बातें तो नहीं, लेकिन कानून के दायरे की जो बातें हैं वो करना चाहेंगे, और सुप्रीम कोर्ट का क्या अधिकार है इसको बनाने का या नहीं है, जो भारत सरकार कह रही, वो भी विराग साहब से यहाँ पूछेंगे, और फाइनली सबका एक फाइनल कमेंट लेंगे। एक छोटा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। बात हो रही है आज मैरिटल रेप की, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है और सरकार का हलफनामा या जवाब वहां पहुंचा है, उस पर उनकी अलग अलग दलीलें, और जहां से ये पूरी आज की बातचीत निकली है। ब्रेक से पहले काफ़ी सारगर्भित और गहरी बातें हुई, सभी पैनलिस्ट ने अपने अपने पक्ष रखे। अब कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें जिनकी बात कर लेते हैं। हालांकि विराग सर, आपने बोला पहले कि जो पहले एक बार ये साबित हो चुका है, एक पिछले प्रीवियस केस में 13 जजों की बेंच ने फैसला दिया कि जो कानून बनाने का काम है वो संसद का ही है, और लगभग वही लाइन फिर से एक बार सरकार ने कही है यहाँ पर। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकता? क्योंकि एक बात ये भी आई थी कि सरकार अगर जवाब ना दे तो फिर हम जो आधार हैं अभी के मौजूदा चीज़ें हैं उन पर ही फैसला सुनाएंगे। तो कौन बनाएगा, सुप्रीम कोर्ट बनाए या सरकार बनाए? नहीं, देखिए, ऐसे मामलों में सामान्यतः ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच सरकार को परामर्श देती है कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, और उसके अनुसार संसद कानून बनाती है, और ऐसे बारे में कम से कम 50 ऐसे जजमेंट हैं। पर अपनी बात बोलने से पहले रंजना जी की 4 बातों पर मैं बोलता हूं। वो बोल रहे हैं कि 50% जिस दिन महिलाएं संसद में आ जाएंगी ये कानून बन जाएगा। आज 20% महिलाएं हैं। क्या किसी भी महिला सांसद ने संसद में इस बारे में प्राइवेट बिल पेश किया? क्या कोई अमेंडमेंट पेश किया? पश्चिम बंगाल में महिला मुख्यमंत्री हैं, वो चाहें तो राज्य में ऐसा कानून बना सकती हैं। क्या बनाया? इसलिए इसको महिला और पुरुष की बात नहीं करना चाहिए, न्याय की बात करना चाहिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो पत्नी की सहमति के बगैर संबंध बनाए वो वैशी है, और उस वैशी व्यक्ति को निश्चित तौर पर फांसी दे देनी चाहिए। पर कानून के शासन में उसकी एक प्रक्रिया होनी चाहिए। और जो बार बार जो एनसीआरबी का डेटा दे रहे हैं और अब बलात्कार के साथ और हिंसा के साथ जोड़ रहे हैं, सारी हिंसा वो सेक्सुअल हिंसा नहीं होती है। चीज़ों को गड्ढ-मड्ढ करने से ऐसी बहस तथ्य, तर्क और कानून के दायरे में होनी चाहिए, भावनाओं के आधार पर नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, मैं रंजना जी की एक बात से बड़ा सहमत हूँ। वो बोल रहे हैं कि इस समय सुप्रीम कोर्ट का माहौल बहुत अच्छा है।
सुप्रीम कोर्ट का माहौल हमेशा अच्छा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 32 जज या 34 जज जब भी हैं वो सारे जज समान हैं और किसी भी समय उनको कानून और संविधान के अनुसार अपने फैसले देने होते हैं, और इसलिए व्यक्ति विशेष ये परख ये मामला नहीं है। मेरा इसमें समझ है कि यह मामला संविधान पीठ के सामने जाना चाहिए, क्योंकि बड़ा मसला है। दूसरे नंबर पर राज्यों को सुने बगैर ऐसे मामले पर फैसले नहीं करने चाहिए, क्योंकि राज्यों के सामने से इस बारे में तथ्य आने चाहिए, उनके जवाब आने चाहिए। ऐसी क्या हड़बड़ी है कि इस मामले को हम इतनी जल्दी से सुनवाई करें। और सुप्रीम कोर्ट की कई बेंचों ने दूसरे मामलों में कहा है कि लग्जरी लिटिगेशन से बचना चाहिए, ऐसे मामले जिन मामलों के पीछे बहुत ज़्यादा एक आधार नहीं हो और एक सनसनीखेज तरीके से चीज़ों को बनाने की कोशिश की जा रही हो, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अगर एक सही व्यक्ति को न्याय मिले और 1000 व्यक्तियों को उसके साथ अगर न्याय मिले, और मेरी शुरुआती बात का जवाब अभी तक किसी ने नहीं दिया, क्योंकि उसका जवाब किसी के पास नहीं है कि क्रिमिनल ट्रायल में सबूत के बगैर फैसला कैसे होगा। और इस मामले में 3 बातें होनी चाहिए। पहला, ये मामला संविधान पीठ के सामने जाना चाहिए। दूसरा, राज्यों के साथ इस पर जवाब होना चाहिए। और तीसरा, अगर सुप्रीम कोर्ट को कोई फैसला या आदेश देना है तो सरकार को आदेश दे कि संसद के सामने इस बारे में उचित तरीके से विमर्श करके एक कानूनी प्रक्रिया लाए जिसमें नेसेसरी सेफगार्ड्स भी हों। ठीक है दीपिका, अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें, थोड़ी देर पहले जिक्र भी आया इसका, 1922 से शुरुआत हो गई थी। सोवियत संघ पहला देश बना जिसने ये कानून लेके आया, उसके बाद दूसरे देश आए। 90s में अमेरिका और ब्रिटेन ने भी बना दिया। एंड बाय 2019 जो डेटा है, मोर देन 150 कंट्रीज में कानून है। इस वक्त भारत उन 34 देशों में शामिल है जहां इसके लिए कोई कानून नहीं है। तो पूरी दुनिया का अगर हम हिसाब किताब देखें तो फिर हम अभी थोड़ा उस पूरे मामले में, अगर उन देशों ने भी ये कानून बनाए हैं तो कुछ सोच समझ के बनाए होंगे। कोई डेटा अगर आपके पास हो तो आप शेयर कर सकते हैं कि इन कानून के आने के बाद कितना परिवर्तन आया। हालांकि उनका सामाजिक ताना बाना और हमारा सामाजिक ताना बाना काफी अलग है, लेकिन दोनों के बेस में तो है तो स्त्री पुरुष ही। विपिन जी, जितने भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं जहां पे बार बार बात बोली जा रही है कि वहां पे मैरिटल रेप क्रिमिनलाइज्ड है, सिर्फ इंडिया ही उन देशों में है जहां पे नहीं है। पहली बात तो मैं बता दूं कि ज्यादातर उन देशों में डोमेस्टिक वायलेंस या जेंडर बेस्ड वायलेंस के जितने भी कानून हैं वो सारे जेंडर न्यूट्रल हैं। मैं विपिन जी आपसे एक बात पूछती हूँ, 498 में आज के समय पे सिर्फ एक शादीशुदा महिला कंप्लेंट कर सकती है उसके साथ अगर शारीरिक और मानसिक हिंसा हो रही हो, पति तो नहीं कर सकता है। क्या हम लोग इसका मतलब ये बोले कि पत्नी को जो है अधिकार है पति के ऊपर शारीरिक और मानसिक हिंसा करने का? नहीं है, लेकिन कानून जो है पति को नहीं मानता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी जो है हमारी कंट्री में, जो कि ज्यादातर, मैं तो कहूंगी सिर्फ 34 नहीं, शायद इंडिया उन कुछ 8-10 कंट्रीज में ही होगा जहां पे एक सिंपल सी चीज घरेलू हिंसा भी जेंडर न्यूट्रल नहीं है। और जितने भी फेमिनिस्ट अपने आप को इक्वालिटी के प्रोपेगेटर्स बोलते हैं वो कभी ये बात नहीं उठाते कि इतने सारे पुरुष महिलाओं की प्रताड़ना की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं तो हमारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो जेंडर न्यूट्रल ना हो। और सबसे बड़ी बात विपिन जी, कानून जो है वो पूरे के पूरे समाज को लीगल सोशल, जैसा कि सेंटर ने भी रिस्पॉन्स दिया है, उसको देखकर बनता है। और एक बात विपिन जी, ये जो कंट्रीज जिनके बारे में आप कह रहे हैं ना, वहां पे ऐसा नहीं है कि एक पति की और पत्नी का मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो गया तो एक बात तो उसको पूरा परिवार लपेट दिया जाए जैसे इंडिया में होता है। दूसरी बात, 498 डोमेस्टिक वायलेंस, 125, 406, 354, 377, कहीं कहीं 376 भी अब अप्लाई। एक आदमी को एक मैट्रिमोनियल लिटिगेशन में 10 जगह भागना पड़ रहा है आज के समय पे इंडिया में। सबसे बड़ी बात विपिन जी, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स लाखों और करोड़ों की सेटलमेंट में खत्म नहीं हो जाते, इंडिया में खत्म होते हैं। तो क्या मैरिटल रेप कानून आ जाएगा, उसके बाद आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, रंजना मैम और मरियम मैम भी जानती होंगी, आज के टाइम पे हमारी कोर्ट्स के मीडिएशन सेंटर्स भरे पड़े हैं। जब इतना जघन्य अपराध अगर हुआ है तो कल को फिर आप ये कैसे बोल दोगे कि चलो 25 लाख रुपए दे दो और सेटलमेंट हो जाएगी, 50 लाख रुपए दे दो और सेटलमेंट हो जाएगी। करोड़ों में आज के समय पे मीडिएशन सेंटर्स में बैठ के ये मॉनेटरी डिमांड्स हो रही हैं। तो अपराध का सोल्यूशन सेटलमेंट नहीं होती है विपिन जी। तो अगर मैरिटल रेप आ गया जो तो क्या आपने बात कही जेंडर न्यूट्रल की, वो बढ़िया चीज है और एक आदर्श स्थिति है। और मैं ये भी कहूंगा
कानून के हाँ। इम्प्लीमेंटेशन की मैं बात कर रही हूँ। क्या हम लेकिन ensure कर ये पाएंगे बात भी कि माननी अगर पड़ेगी केस मैम, इस होता बात है से तो इनकार नहीं settlement कर नहीं पाएंगे। होगी? माफ कीजिएगा, मैं मतलब आपको काट नहीं रहा हूं, लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि भारत जैसा देश है, जितनी बड़ी आबादी है और जिस दौर से हम गुजर के आज यहां तक पहुंचे हैं, हमारे यहाँ ट्रांजिशनल फेज में हैं। मैं ये भी मान रहा हूं जो आपने दूसरे मामले गिनाए वो भी इन दिनों बहुत सरफेस पे आ रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुतायात या जो मेजर परसेंटेज है वो यही है जहां पर एक महिला विक्टिम होती है। उस बात से हम इनकार नहीं कर पाएंगे। और बहुत सारे केसेस या बहुत सारे ऐसे इलाके या बहुत सारे ऐसे लोग तो संपर्क में ही नहीं आते हमारे, जहां पर ये बातें हम तक पहुंचे। एक चीज बोलूंगी जो विराग जी ने बोली उससे थोड़ी सी कनेक्टेड है, ठीक है। ट्रायल तो बहुत दूर की बात है विपिन जी। सबसे पहले क्या होता है, रेप बहुत जघन्य अपराध है। एक्सेप्शन रिमूव होगी तो सारे के सारे पैरामीटर्स जो अभी रेप के लॉज के हैं वही इंप्लीमेंट होंगे। नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल सेक्शन है। मान लो 4 साल पहले कुछ हुआ, उसका भी अगर एलिगेशन लगता है, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं मैम, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये हो जाना चाहिए, लेकिन मैंने कहा कि जो वास्तविकता है, जो वास्तविकता है, इस पर तो हम अभी भी बहस कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि अभी भी जो हमारा देश 140 करोड़ से ज्यादा का, वहां पर मेजॉरिटी में जो चीज हो रही है वो महिलाओं के अगेंस्ट है। पुरुषों वाले मामले हैं वो बहुत सरफेस पे है, मेजॉरिटी वो है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका मतलब ये है कि ये कानून आज बना दीजिए, वो अलग बात है अपने आप में, उस पर हम बहस कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि महिलाएं बड़े पैमाने पर शिकार होती है इस तरह की चीजों का। विराग जी क्विकली सर। एक लाइन सिर्फ, जो दिल्ली हाई कोर्ट के सामने 3 तरह के मामले थे, उसमें एक ये भी मामला था कि रेप के अपराध को जेंडर न्यूट्रल बनाना चाहिए। अगर महिलाओं के साथ अगर रेप होता है तो पुरुषों के साथ भी होता है। तो मुझे लग रहा है कि एक व्यापक मसला है जिस पर सुप्रीम कोर्ट को बड़े स्पेक्ट्रम पर अपना फैसला देना होगा, और ऐसे मामलों पर ये जरूरी हो जाता है। लेकिन पुरुषों के साथ रेप के कितने मामले होंगे महिलाओं के मुकाबले, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैं आपने चूंकि ये बात रखी तो मैं पूछ रहा हूं। प्रश्न इस बात का है कि जब सब तरह की बराबरी की बात हो रही है, लेकिन सर बराबरी की बात तो तब होगी जब पहले संतुलन पैदा करेंगे, तब बराबरी की बात पर जाएंगे। नहीं, अगर आप एलजीबीटी, दीपिका जी 2023 में दीपिका जी एक सेकंड, पतियों को उनकी पत्नियों ने मर्डर कर दिया, जिसमें मेजॉरिटी में अडल्ट्री थी। दीपिका जी, मर्डर तक का जब हो रहा है तो आप ये मत समझिए कि सिर्फ महिलाएं अबला ही हैं, महिलाएं बहुत सबल हो चुकी हैं। विपिन जी अगर आप जी हमारे कानूनों की वजह से। जी विराग जी, हाँ ठीक है मैम, बड़े एक सेकंड बस, हाँ, एक लाइन। अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एलजीबीटी को मान्यता मिल सकती है, सेम सेक्स मैरिज को मान्यता मिल सकती है, तो जब सेम सेक्स मैरिज की मान्यता है तो उसमें बलात्कार का भी तो प्रोविजन होना चाहिए। आप उसके लॉजिकल, मैं इमोशंस की बात नहीं कर रहा हूं, तथ्य तर्क और कानूनों के आधार पर अगर आप सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देते हैं तो उसमें बलात्कार की बात कहां से आएगी? सेम सेक्स मैरिज में बलात्कार कौन करेगा? इसमें रेप कौन करेगा? इसमें इसलिए 2 बातें हैं इसमें पहली बात है, कानून के तहत गर्भपात का अधिकार है, अगर जबरन संबंध से कोई हो तो गर्भपात का अधिकार है, और दूसरा तलाक का अधिकार है, क्योंकि क्रूरता के आधार पर तलाक का अधिकार है। एक बात अभी उन्होंने बोली थी मरियम जी और उन्होंने, कि अगर तीसरे लोग भी इन्वॉल्व हैं, जेठ ससुर ये लोग, उन लोगों के खिलाफ रेप में तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है, उनके खिलाफ तो रेप के मामले आज भी चल सकते हैं। लेकिन पति पत्नी के रिश्तों में क्योंकि मेडिकल टेस्ट के आधार पर ही रेप की पुष्टि होती है और शारीरिक संबंधों में मेडिकल टेस्ट कंफर्म होगा और तीसरा सबूत नहीं है, इसलिए इसको व्यवहारिक तौर पर रेप का अपराध नहीं माना तो चलिए, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो गया है, तो जो तर्क आया है केंद्र सरकार की तरफ से, माफी चाहूंगा क्योंकि समय समाप्त हो गया, शायद 1 घंटा इसके लिए पर्याप्त नहीं, हम दोबारा बैठेंगे। उसमें एक बात ये भी कही गई है कि सभी स्टेक होल्डर से इसमें बातचीत होनी चाहिए। आई थिंक एक बड़ी प्रक्रिया है जिसमें सबसे, चाहे राज्य हो, केंद्र हो, तमाम एनजीओज हों, तमाम रिप्रेजेंटेशंस हों, सबसे बात होनी चाहिए, क्योंकि ये एक सामाजिक मामला भी है और एक ये न्याय प्रक्रिया का भी मामला है, क्योंकि समाज और न्याय एक दूसरे से अलग होकर नहीं रह सकते। किसी के साथ अन्याय ना हो इसका भी ध्यान रखना होगा, और समाज में एक बेहतरी, और खासतौर पे महिलाओं के लिए, क्योंकि एक लंबा इतिहास रहा है उस तरह की चीज़ों का, उनको एक संतुलन की स्थिति मिले, उनको एक बराबरी का दर्जा मिले, इस बात का भी ध्यान रखना तो होगा ही। अब वो कानून से होगा, कंसल्टेशन से होगा, किस तरीके से होगा, उस पर बात आगे होती रहेगी। फिलहाल आप सभी मेहमानों का आज इस बड़ी ही गंभीर सारगर्भित डिबेट के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। सबने बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे हैं, एंड आई होप कि आगे हम दोबारा इस पर जब बैठेंगे तो शायद वो एक पथ प्रदर्शक बातचीत ही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।